हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था लेखांकन की परिभाषित शब्दावली क्या होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। आइए आज का हमारा टॉपिक है टैली के इम्पोर्टेंट 28 ग्रुप के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहला ग्रुप है ब्रांच डिवीज़न। ब्रांच डिवीज़न का मीन्स होता है जो हमारी अलग अलग शाखाएं होती हैं उन्हें हम ब्रांच डिवीज़न में डालते हैं। जैसे एक हमारी ब्रांच नौगांव में है, एक छतरपुर में, एक पन्ना में, तो टोटल कितनी ब्रांच है? 3। तो इन सबको हम किस में डालेंगे? ब्रांच डिवीज़न में। दूसरा आता है पूंजी खाता, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो रुपया या संपत्ति लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। इसमें मुख्यतः ड्राइंग, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनकम टैक्स, कैपिटल आदि आते हैं। थर्ड आता है चालू संपत्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे करेंट एसेट्स। ऐसी संपत्ति होती है जो व्यवसाय में स्थायी रूप में ना टिके, आती जाती रहे, चालू संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे हमने माल खरीदा, बेचा, पैसा आया गया, तो ये क्या कहलाएगी? चालू संपत्ति मीन्स करेंट एसेट्स। चौथा आता है चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटीज। ये वे दायित्व होते हैं जो हमें एक वर्ष के अंदर अंदर चुकाने होते हैं, चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे हमने किसी से माल खरीदा था, हमें 5,000 रुपये देना है, तो यह 5,000 रुपये हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाने पड़ेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? करेंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व। पाँचवा आता है प्रत्यक्ष आय, डायरेक्ट इनकम। प्रत्यक्ष आय वो आय होती है जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे हमारा बिजनेस किसका है? कपड़े का, तो जो कपड़े से आय आएगी मतलब रुपया आएगा, वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। 6 नंबर आता है अप्रत्यक्ष आय मतलब इनडायरेक्ट इनकम। ये वो आय होती है जो मुख्य व्यवसाय के अलावा प्राप्त होती है। जैसे हमारा बिजनेस है कपड़े का, जो कपड़े से पैसा आएगा बेचने से, वो कहलाएगी डायरेक्ट इनकम। लेकिन यदि हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हमने उसके कुछ कमरे किराए से दे दिए, इसी प्रकार हमारी बहुत बड़ी शॉप है, हमने 1-2 गोडाउन किराए से दे दिए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। इसी प्रकार आपको बिजनेस में डिस्काउंट प्राप्त होना, कमीशन प्राप्त होना, इंटरेस्ट प्राप्त होना, ये भी आपके लिए क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। अब आता है आपका प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वे व्यय होते हैं जो फैक्ट्री से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे मजदूरी, पैकिंग व्यय, भाड़ा आदि। क्योंकि इनको जब माल बनाते हैं तब ये व्यय होते हैं। जैसे मजदूरी जो होती है मजदूरों को दी जाती है, तो मजदूर क्या करते हैं? माल को तैयार करते हैं। इसी प्रकार जो पैकिंग व्यय होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि उसका उपयोग क्यों किया जाता है? उसका यूज होता है माल को पैक करने के लिए। तो प्रत्यक्ष व्यय, पैकिंग, मजदूरी, भाड़ा, ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये माल बनाने से संबंधित होते हैं या फैक्ट्री से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वे व्यय होते हैं जो ऑफिस से जुड़े होते हैं। जैसे ये व्यय हम ये कह सकते हैं जो माल बेचने से संबंधित व्यय होते हैं, वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष व्यय मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी हुआ, आपका टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस हुआ, वाटर एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्थायी संपत्ति,
स्थायी संपत्ति को बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। ये वे संपत्तियाँ होती हैं जो हम बेचने के लिए नहीं, व्यापार के संचालन के लिए खरीदते हैं, स्थायी संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे मशीन, प्लांट आदि। जैसे मान लो हमारा बिजनेस किसका है? कपड़े का। लेकिन जो कपड़े बेचते हैं वो कहलाएगी चालू संपत्ति। और इसके अलावा जैसे फर्नीचर चाहिए होगा, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या कहलाएंगे? स्थायी संपत्ति, जिनकी सहायता से हम बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं। नेक्स्ट आता है विनियोग। विनियोग मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट। जब हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें लाभ निश्चित ना हो या जिसमें लाभ हो भी सकता है और जिसमें लाभ नहीं हो सकता है, वो कहलाता है विनियोग। जैसे पार्टनरशिप हम करते हैं तो उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, उसे बोलते हैं विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है ऋण दायित्व, मतलब लोन लायबिलिटीज। जब भी किसी से ऋण लेते हैं उसे हम लोन लायबिलिटीज में डालते हैं। जैसे मोहन से 10,000 रुपये उधार लिए, तो मोहन का जो लेजर बनेगा वो किस में बनेगा? लोन्स लायबिलिटीज में। तो ये कहलाएगा ऋण दायित्व। नेक्स्ट आता है खरीदना, मतलब परचेज अकाउंट। जब हम पुनः विक्रय के उद्देश्य से जो वस्तुएं खरीदते हैं उसकी एंट्री परचेज वाउचर यानी परचेज अकाउंट के नाम से की जाती है। नेक्स्ट आता है बेचना यानी सेल्स। जो माल बेचते हैं वो सेल्स कहलाता है। जो माल उधार बेचते हैं उसको हम क्रेडिट विक्रय कहते हैं। जो नगद बेचते हैं उसको कैश सेल्स कहते हैं। नगद और उधार विक्रय के मिश्रण को टर्नओवर कहते हैं। जैसे साल भर में हमने 1 लाख रुपए का नगद माल बेचा और 30,000 रुपये का उधार माल बेचा, तो ये दोनों मिला के कितना कहलाएगा टर्नओवर? 1,30,000। तो टोटल हमने जितना माल हम बेचते हैं तो हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ता है, तो उसको डालते हैं हम सेल्स अकाउंट ग्रुप में। नेक्स्ट आता है सस्पेंस अकाउंट। जब हमें किसी से पैसे प्राप्त हुए या हमने किसी को पैसे दिए हों और हमें याद ना हो तो हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। जैसे मान लो 1/4/2024 को 5,000 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन ये पता नहीं है किससे प्राप्त हुए, तो उसका लेजर हम किससे बना लेंगे? सस्पेंस अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाया जाएगा। सस्पेंस का जो लेजर बनेगा उसको सस्पेंस ग्रुप में डाला जाएगा। और जब हमें एक टाइम बाद सही पता चल जाएगा तो हम उसको अल्टर करके सही लेजर बना देंगे और सही ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। बैंक ओडी का फुल फॉर्म होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी प्रकार बैंक ओसीसी का मतलब होता है बैंक ओवर कैश क्रेडिट, ओवर कैश क्रेडिट। तो ये दोनों जो ग्रुप होते हैं, ये जब हम बैंक से लोन लेते हैं यानी ऋण लेते हैं तब इन ग्रुप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। जब भी हम बैंक में खाता खुलवाते हैं या बचत खाता, दोनों ही हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। जैसे मान लो हमने SBI बैंक में खाता खुलवाया, तो SBI बैंक को किसके अंतर्गत डाला जाएगा? बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। इसी प्रकार एनी अदर बैंक, कोई भी बैंक का लेजर बनाएंगे तो उसको बैंक अकाउंट के अंतर्गत ग्रुप में डाला जाएगा। नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड। वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में
जो कैश है उसे हम कैश इन हैंड में डालेंगे। जैसे अभी हमारे पास 10,000 रुपये है तो कैश का लेजर किस में बनेगा, कैश इन हैंड के अंतर्गत। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैश का लेजर हमेशा बना होता है कैश इन हैंड के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट एसेट्स। जब भी हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें समय सीमा या लाभ दोनों निश्चित हों, उसको हम डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप में डालेंगे। जैसे मान लो हमने 1 साल के हिसाब से कोई बीमा पॉलिसी करवाई, तो जो लेजर बनाएंगे बीमा पॉलिसी के लिए उसको डालेंगे डिपॉजिट एसेट्स में। क्योंकि डिपॉजिट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के बाद और निश्चित समय के बाद हमें उसका पैसा वापस मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड टैक्स। इनकम टैक्स को छोड़कर बाकी सभी टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं, जैसे CGST, GST, IGST, सेस टैक्स इत्यादि। लोन एंड एडवांस एसेट्स। जब भी हम किसी को लोन देते हैं या फिर एडवांस में सैलरी देते हैं या पेमेंट करते हैं, उसे डालते हैं हम लोन एंड एडवांस एसेट्स में डालेंगे। जैसे हमने रमेश को 10,000 रुपये उधार दिए तो इसको किस में डालेंगे, लोन्स एंड एडवांस में। नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स का मीन्स होता है विविध देनदार। जब व्यापार में हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को माल या सेवा बेची जाती है तो वह व्यक्ति सन्ड्री डेप्टर्स कहलाता है। जैसे सोहन लाल गुप्ता को 2,000 रुपये का माल बेचा तो यहाँ सोहन लाल गुप्ता सन्ड्री डेप्टर्स कहलाएगा। यानी जब हम बिजनेस चलाते हैं और किसी भी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो वह सभी व्यक्ति सन्ड्री डेप्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि सन्ड्री डेप्टर्स का मीन्स होता है उन्हें हमारे पैसे देना है, विविध देनदार। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका मीन्स होता है विविध लेनदार। व्यापार में वह व्यक्ति जो माल या सेवा बेचता है वह सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाता है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने सोहन को उधार माल बेचा तो मैं कौन कहलाऊंगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सोहन कौन कहलाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। क्योंकि मुझे लेने का अधिकार है तो वो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत और उसे पैसे देना है, इसलिए वो जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, जब भी आपको बैंक कुछ गिरवी रखकर लोन देती है उसे सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। जैसे मकान के पेपर, दुकान के पेपर, गोल्ड आदि। जैसे आपको अपने बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए बैंक से उधार लिए, आपने 2 लाख रुपए बैंक से उधार लिए तो बैंक ने क्या किया, आपके मकान के पेपर या दुकान के पेपर या कोई भी गोल्ड की चीज़ें अपने पास गिरवी रख ली तो ये किस प्रकार का लोन कहलाएगा, सिक्योर्ड लोन। यदि आप उसका पैसा नहीं दोगे तो उसके पास जो आपके मकान के पेपर हैं, दुकान के पेपर हैं या गोल्ड की चीज़ें हैं तो वो क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। उसको इस प्रकार से लॉस नहीं लगेगा, वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। जब भी आपको बैंक को बिना कुछ गारंटी दिए या बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन मिलता है तो वो एक अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। जैसे आपने बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए और बैंक ने आपकी कोई भी संपत्ति या कोई भी डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखे, बिना गिरवी रखे आपको लोन दे दिया तो यहाँ क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा।
नेक्स्ट आता है प्रोविज़न यानी कि कोष। भविष्य में हम फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए कुछ फंड बना लेते हैं जिसे हम प्रोविज़न ग्रुप के अंडर में डालते हैं। एक्सपेंसेस फॉर बैड डेब्ट्स, एग्जाम्पल है आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। जैसे मान लो आप एक बिजनेस को चला रहे हो तो उसका कुछ भाग आप क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन के लिए जो इमरजेंसी में आ जाए, जैसे मान लो आपकी शॉप में आग लग जाए या आपके यहाँ से सारा माल चोरी हो जाए, तो फिर क्या होगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा और आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो आप क्या करते हो, भविष्य के लिए बिजनेस का एक भाग प्रोविज़न कोष में जमा करते जाते हो, और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है या आपको एकदम से लॉस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उस कोष से अपना पैसा निकाल कर फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो उसे डालते हैं हम प्रोविज़न कोष के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। व्यापार में हम कुछ राशि संचित करके रख देते हैं ताकि व्यवसाय में भविष्य में कोई समस्या आने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, आपने 1-2 साल काम किया, आपको प्रॉफिट होता गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस प्रकार से जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस अपना इकट्ठा किया था, मतलब कुछ पैसा सेव किया था, उसके द्वारा आप उस टाइम के लॉसेस को मैनेज कर सकते हो। तो यह कहलाता है रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मीन्स होता है व्यापार में जो माल, गुड्स जो अभी हमारे पास हमारी दुकान या गोडाउन में रखा होता है, उसे हम डालते हैं स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जितना माल हमारे पास होता है वो कहलाता है स्टॉक इन हैंड, जो अभी आपके पास है। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। ऐसे खर्चे जो कन्फर्म ना हो पर उम्मीद होती है कि यह हो सकते हैं, तो उन्हें हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक राहुल नाम का एम्प्लॉई काम करता था सैलरी बेस पे। तो उसका क्या हुआ, वो काम कर रहा था, इमरजेंसी आई, वो उसने आधे हाफ मंथ काम किया, जैसे 15 दिन काम किया और वो चला गया। तो जाने के बाद भविष्य में वो कभी आकर अपनी 15 दिन की सैलरी ले सकता है, इसलिए उसकी जो 15 दिन के हिसाब से 10,000 20,000 सैलरी बनेगी, वो हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत रखना पड़ेगी, क्योंकि जब वो आएगा तो हमें फिर उस सैलरी को इसी के अंतर्गत दे देना पड़ता है। तो ये कहलाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आज हमने जाना टैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट 28 ग्रुप के बारे में, जो टैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप जब लेजर्स बनाते हो तो आपको सही ग्रुप का चयन करना मीन्स सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आज हमने 28 ग्रुप के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे खातों को लिखने के नियम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो आप टैली में काम करते हो, मतलब अकाउंटिंग करते हो, वाउचर में ट्रांजैक्शन या एंट्रीज करते हो, एंट्रीज करने के रूल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्हें गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए इम्पोर्टेंट टैली टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।